और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, इससे पहले मैं उत्तराखंड के इतिहास की 6 वीडियो दे चुका हूँ। ये आज उत्तराखंड के इतिहास का 7वां वीडियो है, जो कि महाजनपद काल से लेकर के शुंग काल तक है, जो कि यशवंत कटौच पे आधारित और साथ ही साथ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो उत्तराखंड का इतिहास है वहाँ से भी कुछ तथ्य लिए गए। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएंगे। तो जिसने इससे पहले की 6 वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, अवश्य जा कर के इन 6 वीडियो को देख लो, क्योंकि इसके बाद जो है मैं प्राइवेसी लगा दूंगा, फिर आप चाह कर भी देख नहीं पाओगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले महाजनपद काल से शुंग काल तक की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं महाजनपद काल की। उत्तर भारत में कांस्य युग के मानव ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐतिहासिक युग में प्रवेश कर लिया था, और उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व का काल जो है ये महाजनपद काल अथवा ये प्राग बुद्ध काल के नाम से जाना जाता है। इसमें बौद्ध धर्म के अगंतर निकाय, जैन भगवती सूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी आदि साहित्यिक स्रोतों से इनके जो 16 महाजनपदों के और गणराज्य भी बोल हम इन्हें सकते हैं, इनका वर्णन मिलता है। और एक इतिहासकार हैं प्रोफेसर T.W. रीज डेविड्स के अनुसार ये नाम देशवाची न होकर के यहाँ के निवासियों का ये नाम हुआ करता था, ऐसा मानना है इनका। खैर, ये इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए रहेगा नहीं। इसमें महत्वपूर्ण चलिए बात करते हैं। इस काल में मध्य हिमालय के कुछ जनपदों के नाम दिए गए हैं, और यह जनपद जो है कुरु तथा उत्तर पांचाल राज्यों के उत्तर में स्थित थे। इनमें से बात करते हैं पहला राज्य, जो कि कालकूट हो जाएगा। महाभारत आदि पुराणों के अनुसार उल्लिखित जो ये कालकूट की पहचान हुई है, ये यमुना और टॉस के संगम पर स्थित जो क्षेत्र कालसी है उससे इसकी पहचान हुई है। तो महाजनपद के टाइम पे दूसरा नगर जो है महाजनपद कालीन उत्तराखंड का मध्य हिमालय में जो कुलुन वाला क्षेत्र है, ये सतलज के दक्षिण में टॉस नदी तक का प्रदेश था। तो सतलज नदी के दक्षिण में और टॉस नदी तक के जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र को कहा जाता कुलुन। अगला नाम आ जाएगा युगंधर, और युगंधर जो था ये यमुना का तटवर्ती प्रदेश था। अगला नाम आ जाएगा अगला प्रदेश का रंकू, और रंकू जो है यह संभवतः अलकनंदा और पिंडर के पूर्व रंका भासी प्रदेश था। तो पिंडर नदी जो बहती है इसके पूर्व में, और अलकनंदा के मध्य वाला जो क्षेत्र हो जाएगा वो रंकू था। और इस रंकू क्षेत्र के लोग जो थे ये रंका भाषी का प्रयोग करते थे। तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि रंकू भाष जो महाजनपद काल का उत्तराखंड का जो प्रमुख नगर रंकू है, ये किन दो नदियों के मध्य है? तो ये अलकनंदा और पिंडर नदियों के मध्य हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्षेत्र कतरी, और यही कतरी जो है संभवतः अल्मोड़ा जनपद का जो कत्यूर घाटी है, यही कत्यूर घाटी जो है कतरी नाम इसमें इसको बताया गया है। साथ ही साथ एक नाम मैंने इसमें दिया नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। भारद्वाज को पार्चिटर पार्चिटर ने गढ़वाल से समीकृत किया है, ये मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ। अगला नाम आ जाएगा इसमें उसी नगर, और ये उसी नगर की स्थिति जो है कथा सरित सागर नामक पुस्तक है, इसके अनुसार उसी नगर की जो स्थिति है ये कनखल के निकट मानी गई है। तो ये कनखल के निकट जो स्थित है यही उसी नगर हो जाएगा।
तो इससे ज्ञात होता है कि 6वीं शती ईसा पूर्व के प्रारंभ से उत्तराखंड में नागों और कुणिदों की अनेक शाखाएं इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में प्रधान राज शक्तियां थी, जिसमें पशुप, किमपुरुष, खस आदि जातियों का नाम जो था, जो कि अब नहीं सुनाई देता है। और इस प्रकार मध्य हिमालय सहित उत्तर भारत में इस काल में कोई भी एक सार्वभौम सत्ता नहीं थी। आगे नंदों को उत्तर भारत में प्रथम विशाल साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है, और सिकंदर के आक्रमण के समय इस वंश के जो सम्राट रहे अग्रसेन, जो कि पाटलिपुत्र का शासक था, और सिकंदर के ही विजय अभियान के पश्चात उत्तरापथ में ही जो ये क्षेत्र है, यमन बस्तियां भी इसमें बस गई थी, और इनका भी जो समय है वो अल्पकालीन सिद्ध हुआ, और भारतीय और यूनानी किसी स्रोत से मध्य हिमालय के उक्त जनपदों पर कोई भी अधिकार यूनानियों का प्रमाण हमारे पास नहीं मिलता है। इसके बाद अगला आ जाएगा मौर्य काल के दौरान। तो बात करते हैं मौर्य काल की। तो इस मौर्य काल के दौरान जो है हमारे उत्तराखंड पे जो क्या महत्वपूर्ण बातें मौर्य काल की उत्तराखंड से हैं, ये बात करते हैं। तो इस मौर्य काल में साहित्यिक स्रोतों के साथ पुरातात्विक स्रोतों के मिलने से मध्य हिमालय का इतिहास पूर्व से अधिक स्पष्टता के साथ उभरने लगता है। मौर्य काल में इस प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के लिए हमारे पास जो है जो सामग्रियां हैं वो 3 प्रमुख सामग्रियां हैं। एक अशोक का कालसी शिलालेख, सांची और सोनारी के जो धातु मजुंसा लेख हैं, और अशोक वदान और मुद्रा राक्षस, और साथ ही साथ तारानाथ के वर्णन से भी हमें ये जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार अपने साहित्यिक स्रोतों से विदित करते हैं कि हिमालय का यह प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक विजित प्रदेश था, और अशोकावदान और तारानाथ के अनुसार अशोक ने यवनों में खसों को जीता था। परंतु अशोक ने ना तो इस प्रदेश के खसों को जीता था, और ना यह अशोक साम्राज्य का विजित प्रदेश था। हेमचंद्र के जैन परिशिष्ट पर्वन, हेमचंद्र के जैन परिशिष्ट पर्वन, ऐसे करके पर्वन, एवं विशाख दत्त के मुद्रा राक्षसों के अनुसार, जो इसकी पुस्तक है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, इसके अनुसार जो है जो ग्रीक विदेशी शासन से भारत भूमि को स्वतंत्र स्वाधीन कराने के अभियान में चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय के एक पर्वतीय राज्य से मैत्री संधि की थी। ये जानकारी जो देती है मुद्रा राक्षस देता है, और हेमचंद्र का जैन परिशिष्ट पर्वन से जानकारी मिलती है कि जब ग्रीक शासकों से यहाँ को मुक्त कराने के लिए, भारत भूमि को स्वाधीन कराने के लिए जो चंद्रगुप्त ने जो है एक हिमालय राज्य से जो है जो पर्वतीय राज्य था इससे संधि की थी, और जो ये संधि की थी, और महाभारत के जो ये पर्वतीय राजा हैं ये पर्वतीय क्षेत्र से संधि की थी, और ये जो है मध्य हिमालय में चंद्रगुप्त के राज्य के शासनकाल में ही एक सीमांत पर जो है एक मित्र राज्य था। और दिव्यावदान के अनुसार भी जानकारी मिलती है कि बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को जब तक्षशिला में उठे विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा, तब वहां उसने खसों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। यदि यह विजय सत्य है तो विजित जो खस रहे होंगे ये अफगानिस्तान वगैरह क्षेत्र के या कश्मीर के उत्तर का जो ये क्षेत्र है इधर के खस रहे होंगे, इधर हमारे उत्तराखंड के मध्य हिमालय के खस यहाँ नहीं रहे होंगे।
इसी के साथ साथ कालसी का जो सम्राट अशोक का शिलालेख मिला है, इस शिलालेख से भी प्रमाणित होता है कि अशोक के साम्राज्य की उत्तरी क्षेत्र जो था ये हमारे उत्तराखंड था, और यमुना टोंस संगम स्थित जो प्राचीन कुलन जो मध्य हिमालय में कुणिद जनपद जो थी, ये पाणिनि का कुलन, पाणिनि ने भी इसको कुलन नाम दिया है। ये कालसी वाला जो क्षेत्र है ये कुलन जनपद की राजधानी थी। ठीक है, तो कालसी में जो शिलालेख की प्राप्ति से प्रमाण होता है कि जो है ये कुणिद जनपद की राजधानी कभी ये प्राचीन कुलन जो है कुलिन ये रही होगी। कालसी तथा रुमनदोई के जो अशोक स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून जनपद तथा तराई क्षेत्र भी अशोक के ही साम्राज्य के अंतर्गत स्थित था। तो ये कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है कि मौर्य काल में जो है अशोक के उत्तर पर क्षेत्र जो है ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, और मध्य हिमालय जो संभवतः एकाधिक जन राज्यों से युक्त था। अशोक का राज विषय था जो संरक्षित राज्य के भांति आंतरिक विषयों में स्वतंत्र था। केवल अशोक के ये संरक्षित राज्य था जो कि अपनी आंतरिक स्वतंत्रता बनाए हुए था। और पूर्व में ही अशोक के रुमनदेई और निगलीव अभिलेखों से भी विदित होता है कि नेपाल तराई भी अशोक साम्राज्य का ही अंग थी। तो सारांश में अगर हम बात करें, पूरी 100 बात की एक बात जिसे बोलते हैं कि मध्य हिमालय में कुणिद जो है मौर्य युग में भी स्वतंत्र दिखाई देते हैं। अगला आ जाएगा इसमें शुंग काल, और शुंग काल में जो है जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, और शुंग काल में जो है जब मौर्य साम्राज्य में अशोक की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद जो मौर्य साम्राज्य है यह अपने पतन की ओर प्रारंभ होता है। तो यह साम्राज्य में जो पुष्यमित्र शुंगों का जो अधिकार था ये मगध और मध्य भारत तक ही सीमित था, और इसके समय काल में भी जो है ये मध्य हिमालय का जो ये उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है ये कुणिद जनपद, संभवतः यहाँ पर कुणिदों का शासन था। खैर जब हम कुणिद पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक ही कुणिद जनपद को हम अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी आप समझिए कि जो है ये कुणिद साम्राज्य के समय जो है ये क्षेत्र जो है पूर्णतः स्वतंत्र रहा होगा। फिर भी देहरादून के, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, देहरादून के अंबाड़ी गांव से भद्रमित्र की मृण मुद्रा प्राप्त हुई है, और इस मृण मुद्रा से जो लिपि मिली है वो शुंगकालीन लिपि है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि भद्रमित्र की जो मुद्रा प्राप्त हुई है कहाँ से हुई है, देहरादून जनपद के कहाँ से, अंबाड़ी गांव से मुद्रा प्राप्त हुई है। और ये जो मुद्रा है इस पे लिपि भी जो है शुंगकालीन ये मुद्रा बताई गई है। और माना जाता है कि द्रोण घाटी में जो ये भद्रमित्र था ये शुंगों का कोई राज कर्मचारी रहा होगा, जिसके कारण जो है उसने वो ये मुद्राएं उसके पास रही होंगी, और कभी जो है ये मुद्राएं फिर जो है इतिहास में प्राप्त हुई। इसी प्रकार से हिमालय के जो कुमाऊं हिमालय की तराई वाला जो क्षेत्र है यहाँ से सेनापानी स्तूप के भग्नावशेष जिनका विधिवत अध्ययन अभी भी नहीं हुआ है, और ये भग्नावशेष जो प्राप्त हुए हैं सेनापानी स्तूप के, ये शुंगकालीन अनुमानित होते हैं। और माना जाता है कि जब पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को हानि पहुंचाई थी, स्तूपों को तोड़ने का कार्य किया था, तो शायद जो है ये स्तूप जो है उसी ने ही तोड़ा हो, ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। इसका भी कुछ हमारे पास उस प्रकार के प्रमाण हमको मौजूद नहीं है। इसके बाद हिंद
यूनानी आक्रमणों की अगर बात करेंगे तो शुंग काल की जो प्रमुख घटना रहती है ये पश्चिम उत्तर से भारत पर हिंद यवनों का आक्रमण रहता है। और पुष्यमित्र के शासन काल में ही यवनों का जो आक्रमण का उल्लेख जो है उसके राज पुरोहित ने जो है किया है, जो कि पतंजलि उसका राज पुरोहित था। उसने अपने महाभाष्य में इस बात का उल्लेख किया है। तो हिंद यूनानी राजाओं के संबंध में भी हमारा ज्ञान मात्र उनके सिक्कों पर आधारित है। इनकी मुद्राओं की प्राप्ति पश्चिम में कांगड़ा, हिमाचल के कांगड़ा से शिमला तक हुई है और इसके बाद शिमला के इस पूर्व में नहीं हुई है। अर्थात गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय में हिंद यूनानियों की कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। जबकि थोड़ा बहुत कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं ये कुषाण कालीन मुद्राएं मुनि की रेती और सुमाड़ी से प्राप्त हुई है। तो कुषाण कालीन मुद्राएं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो ये मुद्राएं जो है मुनि की रेती और आपके सुमाड़ी जो कि पौड़ी गढ़वाल में हमें प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। इसको अच्छे से समझिए, इसको नोट्स बनाइए और अपनी तैयारियों को लगातार करते रहिए। धन्यवाद। कल का जो टॉपिक होगा हमारा वो कुणिद के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।